मैं कुछ गेट के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो 2004 से और उसके पहले के कुछ क्वेश्चन हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। जैसे ये आपका दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन R1 A कामा बी, मतलब ए बी से रिलेटेड तभी होगा जब a प्लस बी इवन नंबर है। दूसरे में दिया गया है a प्लस बी ऑड नंबर है और a b आपके इंटीजर हैं, इंटीजर के सेट से लिए गए हैं। और आपका जो R3 है उसमें रेशनल नंबर पे लिया गया, नॉन जीरो रेशनल नंबर पे, लेकिन a और b का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी ये b से रिलेटेड होगा। और R4 जो है मॉडुलस ऑफ a माइनस बी, मतलब मॉड ऑफ a माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू 2। तो आपको ये देखना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट तो खैर b सही है, लेकिन कैसे सही है इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसे देखिए a प्लस बी अगर इवन नंबर है तो अब भाई इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए, क्योंकि यहाँ सब इक्विवेलेंस की बात किया है, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव। अब आप ये देखिए a कामा a हमारे रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। अब आप देखिए अगर a दो सिचुएशन हो सकती है, या तो ऑड होगा या तो इवन होगा। और देखिए जब कोई भी दो ऑड नंबर ऐड करते हैं तो उसका सम इवन ही आता है, चाहे 3 प्लस 3 6, 1 प्लस 1 2, 5 प्लस 5 10। तो मतलब और इवन प्लस इवन तो इवन होता ही है। तो यानी कि हर कोई नंबर जो होगा अपने आप से रिलेट होगा, रिफ्लेक्सिव होने में कहीं कोई समस्या नहीं है। जहाँ तक सिमेट्रिक की बात है, अगर मान लीजिए कि a कामा b हमारे रिलेशन के अंदर है तो इसका मतलब हुआ a प्लस बी इवन होगा। अब अगर a कामा b पे a प्लस बी इवन है तो b कामा a में कहाँ समस्या होगा, b प्लस a भी इवन होगा। तो इस नाते रिफ्लेक्स सिमेट्रिक होने में भी कोई समस्या नहीं है b कामा a। अगर a कामा b आपका रिलेशन के अंदर है तो a प्लस बी इवन होगा। अब b कामा a मतलब b प्लस a इवन होना चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। प्लस b अगर इवन है तो b प्लस a भी इवन होगा, यानी कि सिमेट्रिक होने में कोई समस्या नहीं है। रही बात ट्रांसटिव की, अब ट्रांसटिव में देखिए a कामा b कामा c अगर हमारे रिलेशन के अंदर है तो क्या मतलब हुआ, a और b a प्लस b आपका इवन होगा, b प्लस c भी आपका इवन होगा। अब आप देखिए क्या a कामा c हमारे रिलेशन के अंदर रह सकता है कि नहीं रह सकता है। अब a प्लस बी इवन कब होगा, जब या तो a b दोनों ऑड हो या फिर दोनों इवन हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से थोड़ी सी ट्रांसटिव का सिचुएशन है, इसको ध्यान देना है। अगर ए बी दोनों ऑड हो गए मान लीजिए, तो बी भी ऑड, यहीं से पता चला ना बी ऑड हुआ। अब बी अगर ऑड हुआ तो सी भी ऑड ही होगा। ये मतलब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें था। अगर ए बी, भाई ए बी क्या हो सकता है, या तो ऑड होगा दोनों या तो दोनों इवन होंगे। भाई दोनों में से अगर एक इवन हो एक ऑड हो तो सम कभी भी इवन नहीं आएगा। तो अब ऑड वाला सिचुएशन लेके चलते हैं कि ए बी मान लीजिए दोनों ऑड हैं, तो ए बी अगर दोनों ऑड हो गए तो उनका सम इवन हो गया। अब यहाँ से देखिए ये प्रॉपर्टी यहाँ पे इनहेरिट हो जा रही है कि बी अगर ऑड है तो बी यहाँ पे भी बी ऑड होगा। जब बी ऑड होगा तो बी सी रिलेशन के अंदर रहने के लिए क्या मजबूरी है कि सी भी ऑड हो, इवन होगा तो बी सी रह ही नहीं पाएगा, तो सी भी ऑड हो जाएगा, इनहेरिट हो रहा है ये ऑड ऑड ऑड। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ए और सी आपके जो दोनों हुए वो दोनों ऑड हो गए, तो ए प्लस सी आपका ऑड हो, ए प्लस सी आपका इवन हो जाएगा। तो इसका मतलब ए सी हमारे रिलेशन के अंदर रहेगा, यानी कि ट्रांसटिव होने में कोई समस्या नहीं। और इवन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी अगर दोनों इवन है, बी सी दोनों इवन हो जाएंगे, तो ए प्लस सी आपका ए प्लस सी भी आपका इवन ही होगा। तो इस वजह से आपका ट्रांसटिव होने में कोई समस्या नहीं थी। ये तो कंफर्म पता चल गया कि ये आपका रिलेशन R1 जो है वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब दूसरे रिलेशन पे चलते हैं। अब दूसरे रिलेशन पे क्यों वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, क्योंकि अगर a प्लस बी आपका ऑड हुआ तो अब आप ये देखिए कि क्या a कामा a हमारे रिलेशन के अंदर रह सकता है। a अब a कामा a आप देखिए अगर दोनों ऑड हुए तो कभी भी उनका सम इवन ऑड आएगा ही नहीं, इवन होगा। तो ये जो है आपका दोनों के दोनों इवन हो या दोनों के दोनों ऑड हो, ठीक है। इस सिचुएशन में आप देखिए अगर हम ऐसे लिख देते हैं, ये भी ऑड है ये भी ऑड है, तो ऑड प्लस ऑड कभी भी ऑड होता नहीं है। तो
जो नंबर ऑड होंगे आपके वो कभी एक दूसरे से रिलेटेड हो ही नहीं पाएंगे, तो रिफ्लेक्सिव फेल हो जाएगा। समस्या हो गई ना कि अगर दोनों के दोनों ऑड हैं तो कैसे आपस में रिलेट हो पाएंगे, क्योंकि ऑड प्लस ऑड क्या होता है, इवन होता है। और जबकि यहाँ कह रहा कंडीशन कि ऑड होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं पाएगा। इवन है दोनों तब पे भी दिक्कत है, दोनों इवन हो, ए और ए इवन हो तब भी दिक्कत है, ऑड पे भी दिक्कत है, इवन पे भी दिक्कत है। तो जैसे 1 1 कभी भी रिलेट नहीं पाएगा, क्योंकि 1 + 1 आपका क्या होगा, इवन हो जाएगा। तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव ही फेल हो गया, तो इक्विवेलेंस की कोई बात ही नहीं होगी, इसका क्लोज हो गया चैप्टर। अब आप यहाँ पे देखिए R3 के बारे में। R3 में क्या है कि उनका मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉन जीरो रेशनल नंबर लिया गया है। तो अगर मान लीजिए आपका नॉन जीरो रेशनल नंबर है तो A.B, अब ये क्या हो सकता है कि पॉजिटिव निगेटिव की बात इसने नहीं किया है। तो अगर मान लीजिए क्या ए आपस में रिलेटेड होंगे, मान लीजिए दोनों के दोनों प्लस हैं, ठीक है, तो प्लस ही आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। और दोनों के दोनों निगेटिव हैं तभी मल्टीप्लिकेशन उनका पॉजिटिव हो जाएगा और ग्रेटर देन 0 आएगा। कोई समस्या नहीं हुई रिफ्लेक्सिव में। भाई या तो दोनों, भाई ए एक नंबर है तो वो चाहे पॉजिटिव होगा चाहे निगेटिव होगा, तो माइनस माइनस भी मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है, डेट इज ग्रेटर देन 0, और प्लस प्लस वो भी आपका ग्रेटर देन 0 ही आएगा। अब चलिए बात करते हैं क्या सिमेट्रिक में कोई समस्या होगी। ए बी अगर हमारे रिलेशन के अंदर है तो इसका मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 है। अब ए बी क्या बी ए को अलाउ करेगा, बी ए रहेगा हमारे रिलेशन के अंदर, यस, क्योंकि A.B, A मल्टीप्लाई बी अगर ग्रेटर देन 0 है तो B.A में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, वो भी ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो इसका मतलब हुआ कि सिमेट्रिक में भी कोई समस्या नहीं है, चाहे वो प्लस हो चाहे निगेटिव हो, कहीं पे कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि या ये तभी आपके रिलेशन के अंदर होगा या तो दोनों प्लस प्लस होंगे या तो दोनों माइनस माइनस होंगे। तो जब यहाँ पे प्लस प्लस है तो यहाँ पे भी तो प्लस प्लस या माइनस माइनस ही होंगे, तो सिमेट्रिक में कोई समस्या नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांसटिव की। तो ट्रांसटिव देखिए, अगर ए बी और बी सी आप लेते हैं तो ये कब हो पाएगा, ये तो कन्फर्म है कि दोनों या तो प्लस होंगे या तो दोनों माइनस होंगे, इतना डिस्कशन के बाद आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए दोनों प्लस हैं तो अब ये इनहेरिट हो रहा है, यहाँ भी प्लस आएगा तो ऑटोमेटिकली ये भी प्लस हो जाएगा, तभी बी सी आपका रिलेशन के अंदर रह पाएगा। तो अब जब प्लस 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 सब हैं तो ए सी आप लेंगे तो उनका भी मल्टीप्लिकेशन आपका ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इस वजह से आपका ये सिमेट्रिक होने ट्रांसटिव होने में कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा माइनस ले लेते हैं, ये माइनस, अब ये बी अगर माइनस हुआ तो यहाँ भी बी माइनस होगा। अब जब बी माइनस हो गया तो मजबूरी है सी भी माइनस होगा, क्योंकि तभी बी सी रह पाएगा रिलेशन के अंदर। अगर प्लस होता तब फिर क्या होता, निगेटिव हो जाता तो बी सी कहाँ मल्टीप्लिकेशन निगेटिव आ जाएगा, तो फिर बी सी रिलेशन के अंदर रह नहीं पाएगा। जबकि ट्रांसटिव में यही कहता है ए बी अगर और बी सी हमारे रिलेशन के अंदर है तो ए सी रहेगा कि नहीं रहेगा। तो माइनस माइनस हुआ तो ए भी माइनस सी भी माइनस, तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 हो गया। तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव में कोई समस्या नहीं है। और R4 की बात करें तो बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। R4 का अगर हम देखें तो A माइनस बी ग्रेटर देन लेस देन 2 है। अब यहाँ पे अगर इसमें ट्रांसटिव में दिक्कत आएगी, मतलब अगर आप देखिए सिमेट्रिक की बात करें तो मान लीजिए कि उसके अंदर रिफ्लेक्सिव की बात करें, रिफ्लेक्सिव अगर मान लीजिए कि 3 है तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई भी दो एलिमेंट लेंगे सब नेचुरल नंबर ही है तो वो तो 0 आ जाएगा। सेम इंटीजर लेंगे तो 3 माइनस 3 क्या आएगा, 0 आएगा, 1 माइनस 1 0 आएगा, 2 माइनस 2 0 आएगा। तो लेस देन ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड हो जाएगी। रिफ्लेक्सिव में कहीं कोई समस्या नहीं हुआ। सिमेट्रिक में देखिए, सिमेट्रिक में मान लीजिए ए बी अगर हमारे रिलेशन के अंदर है तो बी ए में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ए माइनस बी जो वैल्यू रहेगी वही वैल्यू हमारी बी माइनस ए भी रहेगी। तो अगर ये ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 2 है तो ये भी लेस देन इक्वल टू होगा। तो सिमेट्रिक में कोई समस्या नहीं हुआ, न रिफ्लेक्सिव में समस्या हुआ, लेकिन ट्रांसटिव में जाके समस्या हो जाएगा। ट्रांसटिव में जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया कुछ इंटीजर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 4 ले लिया हमने, और उसके बाद यहाँ पे ले लिया 4 6,
अब आप ये देखिए कि 2 4 का जो डिफरेंस हुआ वो मतलब इक्वल टू 2 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। 4 6 का भी डिफरेंस आपका इक्वल टू 2 आ रहा है, लेकिन आपका 2 और 6 में क्या हो जा रहा है, 2 माइनस 6, ये लेस देन नहीं हो रहा है, ये दिस इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2, ये क्योंकि 4 के बराबर हो जा रहा है, तो इस ट्रांसटिव में जाके समस्या हो जा रही है। तो R4 आपका जो होगा वो ट्रांजिटिव नहीं होल्ड करेगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो होल्ड करेगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा R1 और R3, यही आपके इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे, R2 R4 नहीं होंगे। इस नाते ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन ऑन ए सेट विथ n एलिमेंट्स। तो द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन ऑन ए सेट विथ n एलिमेंट, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि बाइनरी रिलेशन जो होता है उसकी संख्या आपका एक कार्टेशियन, जो ए का ए में कार्टेशियन प्रोडक्ट का कार्डिनल नंबर होता है उसी 2 के पावर रेज कर दीजिए। तो अगर ए में n एलिमेंट्स हैं तो a क्रॉस a में n स्क्वायर आता है। तो ये तो आपका ऑप्शन सी, इसमें कहीं कोई लफड़ा नहीं है, एकदम आसानी से सही हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, इसको भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसमें 4-5 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा आपको। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका थर्ड है। इसमें लिखा गया है R1 R2 2 इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट है, कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन, कि R1 यूनियन R2 आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा और R1 इंटरसेक्शन R2 इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए एक केस है, मैं उस केस को डिस्कस करूंगा तो उसी से आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि R1 में आप मान लीजिए एक सेट ले रहे हैं, एक सेट ले रहे हैं जिसमें 1 2 3 है, और आप देखिए क्योंकि जहाँ पे इस तरह सिचुएशन होता है, एक एग्जाम्पल ही काफ़ी होता है, क्योंकि ये जब तक सबके लिए नहीं सेटिस्फाई हो तब तक ये सही नहीं होता है। अब R1 एक रिलेशन आप ले लीजिए जिसमें कुछ ऑर्डर पेयर हम ले रहे हैं, बहुत सिंपल सेट ऑर्डर पेयर ले रहे हैं, 1 1 2 2, ये तो कंपलसरी हो गया रिफ्लेक्सिव होने के नाते, 1 1 2 2 और 3 3 और उसके बाद 1 2 और 2 1, ये मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ ले रहे हैं। ये आपका R1 रिलेशन हो गया। इसी तरह से R2 रिलेशन हम ले रहे हैं, R2 में भी ये 1 1 रिफ्लेक्सिव होने के नाते 1 1 2 2 3 3, ये तो कंपलसरी है, रहेगा ही रहेगा। बस ये सिमेट्रिक वाला पेयर बदल दे रहे हैं, यहाँ पे 2 1 था और यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, 2 3 और 3 2 ले रहे हैं, 2 3 और 3 2 ले रहे हैं। अब आप देखिए समस्या क्या आएगी, जब इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन में आपका कोई समस्या नहीं आएगा। R1 इंटरसेक्शन R2 में आपका केवल 1 1 2 2 3 3 ही आएगा, और ये रिलेशन फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिक का रिफ्लेक्सिव में कोई समस्या है नहीं, और सिमेट्रिक की बात करेंगे तो 1 1 का अपोजिट 1 1, 2 2 का अपोजिट 2 2, 3 3 का अपोजिट 3 3, वो सब है ही, ट्रांजिटिव बेस कोई बनेगा नहीं। तो जब है ही नहीं ट्रांजिटिव बेस तो उसकी कोई समस्या नहीं, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तीनों आपका होल्ड करेगा, यानी कि R1 इंटरसेक्शन R2 में कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी एग्जाम्पल लेंगे आप वहां पे नहीं दिक्कत आएगा। क्यों नहीं दिक्कत आएगा, देखिए ये जो आपके 1 2 और 2 1, ये जो सिमेट्रिक वाली बात होगी, अब यहाँ पे कोई ट्रांजिटिव एज मैंने लिया नहीं, कंसीडर नहीं किया है, इस ऐसा एग्जाम्पल ही लिया, अगर होता भी ट्रांजिटिव एज तो ये पूरी फैमिली, मतलब इसका जो ट्रांजिटिव एज होता, ठीक है, बाय द वे यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर बाय द वे होता तो ये पूरी फैमिली यहाँ पे अगर है ट्रांजिटिव के साथ में, तो इस R2 में भी, R2 में अगर होता, R2 में अगर नहीं है तब तो इंटरसेक्शन में आएगा नहीं, अगर होता तो कब आता, जब वो पूरी फैमिली R2 के अंदर होती। तो R2 के अंदर जब नहीं है तो इंटरसेक्शन में आए नहीं, वही सिचुएशन यहाँ पे भी हुआ, 2 3 3 2 की वजह से कोई ट्रांजिटिव एज बना नहीं। अगर इंटरसेक्शन में कब आता, जब ट्रांजिटिव के साथ पूरी जो ऑर्डर्ड पेयर है, जो ट्रांजिटिव एज अगर होता, तो वो दोनों में जब तक नहीं रहता R1 R2 में, तब तक वो
इंटरसेक्शन के अंदर आता ही नहीं। जब जब दोनों रहेगा तभी आएगा, और नहीं तो नहीं आएगा। तो इस वजह से कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन R1 यूनियन R2 में क्या है, R1 यूनियन R2 में कि ये यहाँ पे ये सारे मतलब 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2 सब आ जाएगा। लेकिन समस्या क्या होगा कि 1 2 और 3 2 3 जो ये दोनों जो एज हैं, ये दोनों जो ऑर्डर पेयर हैं, इनकी वजह से एक ट्रांसिटिव एज क्रिएट हो जाएगा, और वो एज वो क्या होगा 1 3। और 1 3 देखिए कहीं पे भी नहीं है, ना R1 के अंदर है ना R2 के अंदर है। तो यूनियन करने के केस में दिक्कत रहेगी। इस नाते यूनियन जो होगा वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं रहेगा। लेकिन इंटरसेक्शन में कोई समस्या नहीं, क्योंकि अगर R1 के अंदर ट्रांसिटिव एज है, कोई इम्प्लीकेशन एज है, तो वो तो तभी आएगा R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर जब R2 में भी हो, अदरवाइज लेफ्ट हो जाएगा। यही हाल R2 में अगर कोई इम्प्लीकेशन एज है, ट्रांसिटिव एज है, तो वो तभी इंटरसेक्शन के अंदर आएगा जब R1 के अंदर हो, और नहीं है तो नहीं आएगा। तो अगर आना होता तो कोई बिना दिक्कत क्रिएट किया आता। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ पे यूनियन जब आप कर रहे हैं तो 1 1 2 2 3 3 ये तो आया ही, 1 2 2 1 भी आ गया, और यहाँ से आपका 2 3 3 2 आ गया। अब इन दोनों की वजह से क्या हुआ कि हमारा एक नया ट्रांसिटिव एज बन गया, जो कि है ही नहीं, ना R1 में ना R2 में है। तो ट्रांसिटिव वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। इस वजह से आपका जो फर्स्ट एसर्शन है वो सही है, और सेकंड एसर्शन जो है वो गलत है। तो फर्स्ट एसर्शन आपका एसर्शन सेकंड इज ट्रू, जो इंटरसेक्शन वाला था वो ट्रू है, लेकिन फर्स्ट एसर्शन जो है आपका यूनियन वाला वो गड़बड़ है। तो इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही है। यूनियन में दिक्कत हो जाएगा, इंटरसेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये भी एक मज़ेदार एनालिटिकल क्वेश्चन है, इसको आप लोग मतलब तैयार रखिए। हो सकता है कहीं कोई इसी बेस पे कोई कॉन्सेप्ट बना के कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तीसरा जो आपका क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें लिया गया है, सपोज ए फाइनाइट सेट विथ एन एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, जो अगर मान लीजिए ए सेट में रिलेशन है, तो सबसे बड़ा रिलेशन जो होता है वो होता है एक राशि। एक राशि मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद जितना भी ऑर्डर्ड पेयर बनता है, वो पूरा जो अगर आर रिलेशन आर इक्वल टू एक राशि है, तो ये सबसे बड़ा रिलेशन होता है, और इसके अंदर सारी प्रॉपर्टी होती है। ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव की जो बात कर रहे हैं, कम से कम इसकी इररिफ्लेक्सिव नॉन रिफ्लेक्सिव की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही हम एंटी सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, ना एसिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, हम इक्विवेलेंस के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। तो सिमेट्रिक होने में कोई समस्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव होने में कोई समस्या नहीं है, ट्रांसिटिव होने में कोई समस्या नहीं है। तो ये जो हो जाएगा आपका सबसे बड़ा रिलेशन हो जाएगा, और एक राशि ए में कुल कितने ऑर्डर पेयर होते हैं n स्क्वायर। तो इस वजह से ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन, थर्ड नहीं बल्कि ये फोर्थ क्वेश्चन है। ये सेकंड था, ये थर्ड था, और ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया है। तो फोर्थ क्वेश्चन का ये आपका n स्क्वायर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे ही पांचवा क्वेश्चन जो है आपका वो भी डिस्कस कर देते हैं। ये फिफ्थ क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम एन एलिमेंट m एलिमेंट सेट टू एन n एलिमेंट सेट। ये भी बेसिक क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन गेट में एक आध बार और आया, मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब इसमें m एलिमेंट है और इसमें n एलिमेंट है। अब आप देखिए, इसमें मैपिंग के वैरायटी पे है, हर m के हर एक एलिमेंट के लिए n तरह की मैपिंग हो सकती है। कितनी मैपिंग हो सकती है, मैं इस तरह का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। तो हर एलिमेंट के लिए जो जिस सेट में m एलिमेंट है, उसके हर एक एलिमेंट के लिए n वैरायटी की मैपिंग क्रिएट हो सकती है। तो आपके पास m एलिमेंट है तो n इंटू n, और सब इंडिपेंडेंट है, n इंटू n m टाइम्स आपके पास चॉइस हो जाएगा। तो इस वजह से n पे पावर m वैरायटी के फंक्शंस आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, n टू द पावर m। और सबसे मज़ेदार क्वेश्चन आपका है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एक आपका जो कॉन्सेप्ट यूज होता है पांचवें में, वो होता है बेल नंबर। बेल नंबर से हम कैलकुलेट करते हैं, और बेल नंबर आपको पता होना चाहिए। देखिए,
बेल नंबर का जो फार्मूला होता है बहुत मज़ेदार है, ये हरदम शायद नहीं पूछा जाता है। bn+1 कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो आपका है n k = 0 से लेके n तक हमें चलाना रहता है, और यहाँ पे n-c-k होता है, मतलब n में से k चॉइस लेके, और फिर आपका यहाँ पे होता है bk, तो k वेरी करता है। इसमें बेस केस जो होता है 0 होता है, b0 की वैल्यू जो होती है 1 होती है। b1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन से 1 आएगा, b2 की वैल्यू 2 आती है, और b5 की वैल्यू 5 आती है, और b3 की वैल्यू, और b4 की वैल्यू जो आती है वो आती है 15। तो ये जो आपका यहाँ पे 4 या 0 तो बेस केस है कि किसी भी सेट के अंदर 0 एलिमेंट तो रहेंगे नहीं, नॉन एम्प्टी सेट रहेगा नहीं, लेकिन बेस केस 1 लिया गया है कैलकुलेशन करने के लिए। और b1 की वैल्यू होती है 1, मतलब एक एलिमेंट वाले सेट से कितना इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं। ये बेल नंबर जो आपका है वो है बेसिकली नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कैलकुलेट करने के लिए। तो b1 का मतलब है 1 एलिमेंट के सेट से कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनाए जा सकते हैं। जैसे किसी सेट में एक एलिमेंट हो केवल, तो आप बना सकते हैं कुल कितना रिलेशन, 1 रिलेशन, और b2 से आप 2 रिलेशन बना सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कि आपके सेट में 2 ही एलिमेंट हो तो वहाँ से आप 2 ही इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं। ऐसे 3 में आप कैलकुलेट करेंगे तो 5 आएगा इस फार्मूले को यूज़ करते हुए, और 4 एलिमेंट वाले सेट से कैलकुलेट करेंगे तो 15 आएगा। मैं 3 वाला आपको कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ, जैसे ये इक्वेशन कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए n-c 0 से कहानी शुरू करेंगे, क्योंकि k की वैल्यू 0 से शुरू है। n-c 0 और फिर b0 प्लस n-c1, और आपका हो जाएगा कितना b1, फिर आपका n-c2, b2, फिर आपका n-c3, b3, यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि हमारे सेट में जो एलिमेंट है वो है आपका 4। तो 4 अगर n+1 = 4 है तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, n की वैल्यू आएगी 3। तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर n+1 जो है 4 है तो n की वैल्यू 3 आएगी। तो यानी कि लूप जो ये चलेगा, मतलब एक तरीके से रिकर्सन, वो केवल 3 तक चलेगा। तो n-c0 की वैल्यू, n की वैल्यू 3 है, ये ध्यान रखना, ये कि नहीं कि 4 आप पुट कर देंगे, 4 पुट कर देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो 3c0 की वैल्यू तो 1 ही होगी, और b0 की वैल्यू भी बेस कंडीशन आपको याद रखना 1 आता है। कुछ शुरुआत के बेस कंडीशन याद रखें तो बेहतर ही रहेगा। कितना कैलकुलेट करेंगे आप लोग, 1 × 1 हो जाएगा। n-c1 आपका हो जाएगा, कितना होगा n-c1 आपका 3c1, 3 होता है, b1 की वैल्यू 1 है, यहाँ से देख सकते हैं, और प्लस आपका n-c2 मतलब 3c2 कितना आएगा, वो भी 3 ही आएगा, और b2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, और n-c3 कितना आएगा, 1 आएगा, और b3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 1 + 3 4 + 6 10 + 5 15। तो आंसर आपका जो सही होगा वो 15 सही होगा। आई होप आप लोगों को सही आया होगा। ये बेल नंबर का कैलकुलेट, बेल नंबर जो होता है इक्विवेलेंस नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कैलकुलेट करने के लिए है। शुरुआत के बेस कंडीशन कुछ तो जरूर ही याद रखिए, कम से कम 54 तक तो याद ही कर लीजिए, क्योंकि मान लीजिए 5 का आ गया तो कैलकुलेट कर लेंगे, नहीं तो कितना आप याद करेंगे, कितना आप कैलकुलेट करेंगे वहाँ पे, 1 1 2 5 15 ऐसे करके याद कर लीजिए, 1 1 2 5 15।